प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिंदी इलेक्टिव के क्वेश्चन हम लोगों को करा दीजिए। तो आज मैं जितने सारे हिंदी इलेक्टिव के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, हर प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का बार बार कमेंट था कि सर हिंदी इलेक्टिव का हम लोगों को करा दीजिए। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट के अनुसार मैं आप लोगों को वीडियो बना करके उपलब्ध करा दूंगा। और इनसे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 9 फरवरी से पहले आप लोग हर वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, खास करके हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। क्योंकि 9 फरवरी को आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, तो आप लोग वीडियो को देखें, अच्छे से याद करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि हिंदी इलेक्टिव के जितने सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो जिस समय हिंदी का पेपर आप लोगों को मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसके बाद में एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो गद्यांश रहेगा उसको आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोगों को 4 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। पहले 5 प्रश्नों का जवाब देना होता था, लेकिन अब एक प्रश्न को हटाया गया है और उसके बाद में जो है ना 4 प्रश्न आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। इसे गद्यांश में भी है और पद्यांश में भी इसी तरह का होता है। तो देखिए, अभी गद्यांश पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोग करिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है पूरा हो सके और समय का बचत हो, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मानव वृद्धि में, मतलब मानव वृद्धि में, या फिर आधुनिक सुख साधनों में, या मानसिक स्वास्थ्य में, या शारीरिक स्वास्थ्य में। तो आप लोग याद रखिएगा कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में ही जो है ना वृद्धि हुआ है। बी ऑप्शन सही है, एकदम बहुत ही सिंपल जवाब आप लोगों के लिए है। एकदम एक बार पढ़िएगा तो हर प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा नंबर का भी प्रश्न देखिए कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों बन गया है। कि देखिए, विज्ञान एक तरफ अच्छा है मानव के लिए, तो दूसरा तरफ कहीं ना कहीं हानि जरूर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण इसीलिए है क्योंकि इसमें मानव बुद्धि जो है ना वो बिल्कुल भी कुंठित हो गया है, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है और मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। तो तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मतलब इसका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आगे जो दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए कोई शीर्षक यहाँ पर देने बोल रहा है कि कोई शीर्षक दीजिए, इसका और क्या शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो है ना इसका मुख्य शीर्षक यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन वाला भी हो सकता है, और जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है ना ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन वैज्ञानिक प्रगति और अध्यात्मवाद भी हो सकता है, और विज्ञान जनित उपलब्धि भी हो सकता है। तो दोनों में कोई एक ऑप्शन आप लोगों को टिक लगाना है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर का भी आप लोग देख लीजिए, जो प्रश्न दिया हुआ है कि विज्ञान जनित बुराइयों में मुक्ति कैसे मिल सकती है। जितने सारे विज्ञान से जनित यंत्र हैं उससे हम लोगों को मुक्ति कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके ही मिल सकता है। मतलब सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग गद्यांश के बारे पढ़ें, अब यहाँ पर नीचे पद्यांश के बारे में दिया हुआ है। तो पद्यांश जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल एकदम बारीकी तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को 4 प्रश्नों का जवाब जो है वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। कवि जो है कौन से ऋतु का चर्चा कर रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु का चर्चा कर रहा है, ठीक है। 6 नंबर का दिया हुआ है कि यहाँ वह
क्या है, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ वह शब्द जो है आखिर क्या है, तो इसका आंसर होगा एक स्त्री है। क्या है? एक स्त्री है, ठीक है। आगे देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन वाला होगा। इसमें भी एक शीर्षक देने बोल रहा है, तो इसके लिए जो है ना, यहाँ सी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ना, तोड़ती पत्थर, ये इसका बहुत ही अच्छा शीर्षक हो सकता है, ठीक है। तो ये एकदम सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब 8 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है ना कि यहाँ पर पत्थर जो है किसका प्रतीक है, ये पूछ रहा है कि पत्थर किसका प्रतीक है इस पद्यांश में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कठिनाइयों का होगा। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे जो आप लोगों का 9 नंबर से प्रश्न जो शुरू होगा उसके लिए जो है ना रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न मिलेगा, ठीक है। मतलब जो है ना वो किताब का ही है, तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 9 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो उसके लिए तो डेंजर ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन जो है कौन करता है। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा जो प्राप्त करता है पत्र को, ठीक हो, संदेश को, यानी कि प्राप्त करता इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है। लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए लाइव शब्द का मतलब होता है कि जिसका सीधा प्रसारण होता है, ठीक है, जिसका एकदम सीधा प्रसारण होता है, जो हो रहा है वो हम लोग डायरेक्ट एकदम देखते हैं, उसी को तो लाइव कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाले, ठीक है, का नाम और पता लिखा जाता है, तो ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है, कौन सा पत्र में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है ना वैयक्तिक पत्र में होता है। कौन से पत्र में होता है, तो वैयक्तिक पत्र में होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ही है। अब आगे देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है ना कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है, देख लीजिए, नहीं वाले जितने सारे प्रश्न है ना वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, कि फीचर लेखन का एक तथ्य ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये नहीं में इसका आंसर है, याद रखिएगा। नहीं शब्द लगा हुआ है ना, तो नहीं में बी ऑप्शन होगा, बाकी सब जो है ना ये सब हाँ में होगा, ए सी और डी ये सब हाँ में होगा। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन अच्छा से समझिएगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं होता है। कौन सा ऐसा काम है जो संपादक के लिए नहीं होता है, तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करिए और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ना क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये जो है ना संपादक के लिए काम नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है कि जनसंचार माध्यमों का सबसे प्रमुख काम जो है, कार्य जो है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए लोगों का मार्गदर्शन करना बिल्कुल सही आंसर है, मनोरंजन करना ये भी एकदम सही आंसर है। सी ऑप्शन में देखिए सूचना देना और शिक्षित करना ये भी एकदम राइट आंसर है। देखिए जनसंचार माध्यमों का ये प्रमुख कारण होता है, ये प्रमुख काम होता है, तो इसके लिए जो है ना ये सभी आंसर एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न के लिए एकदम आप लोग 1 नंबर फिक्स करके रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार है उसका नाम है बंगाल गजट, ठीक है।
उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बंगाल गजट। और आप लोगों के लिए यहाँ एक थोड़ा कमेंट करना है कि बंगाल गजट का शुरुआत कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करिएगा कि सर हम लोगों को नहीं पता है, तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो यहाँ पर 16 नंबर का जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत में आता है। देखिए कम से कम समय में जो सूचना देता है टेलीविज़न समाचार पत्र, ठीक है, तो आखिर यह किसके अंतर्गत में आता है? किसके अंतर्गत में आता है? तो आप लोग याद रखिएगा, फ्लैश न्यूज के अंतर्गत में आता है, ठीक है। फ्लैश न्यूज जो एकदम एक थोड़ा दिखाता है कि ऐसा हो गया, तो उसी को फ्लैश न्यूज कहा जाता है, ठीक है। और आगे आप लोगों के लिए अब जो 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर के लिए यहाँ पर एक पद्यांश पढ़ना है और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में आप लोगों को कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। आखिर यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। अब 18 नंबर का जो प्रश्न है कि इस पद्यांश का प्रतिपाद्य कौन किया है, यानी कि कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा देवसेना की प्रेम पीड़ा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर 19 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इनसे पहले जो है ना, मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है और कुछ वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। आप लोग वहां से भी जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को हर चीज़ याद हो, ठीक है। तो हर वीडियो को आप लोग देखिएगा, तब जाके जल्दी से जल्दी आप लोगों को याद होगा और साथ साथ में रिवीजन भी आप लोगों को जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार जो है वो नहीं लगा हुआ है। कौन सा अलंकार जो है वो नहीं लगा हुआ है? तो याद रखिएगा इसमें यमक अलंकार जो है ना ये नहीं लगा हुआ है। बाकी रूपक अलंकार इसमें शामिल है, अनुप्रास अलंकार भी शामिल है और मानवीकरण अलंकार जो है ना ये भी शामिल है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ना 20 नंबर का कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से लिया गया है। तो कौन से नाटक से लिया गया है? तो याद रखना है स्कंद गुप्त नाटक से जो है ना इसे लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है ना आप लोगों के लिए फिर से एक बार जो है ना गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप लोगों को इसका भी जवाब देना है, ठीक है। मतलब हिंदी इलेक्टिव हो चाहे हिंदी कोर हो, आप लोगों के लिए 2 गद्यांश रहेगा और 2 पद्यांश रहेगा, यानी कि 4-4 नंबर करके आप लोगों को हर गद्यांश और हर पद्यांश से नंबर मिलेगा। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम बस दीजिए, आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए और यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न से लेकर के इसका जो है जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से जो है ना वो उद्धृत है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से पाठ से लिया गया है। तो सनवदिया जो है ना सनवदिया पाठ से लिया गया है। अब 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि यहाँ वक्ता कौन है। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, तो वक्ता यहाँ पर कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा बड़ी बहुरिया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बड़ी बहुरिया। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी, ठीक है। तो यहाँ वक्ता का कौन सा भाव जो है वो प्रकट हुआ है या फिर प्रकट हो रहा है? तो याद रखना है व्याकुलता का, ठीक है। व्याकुलता का जो यहाँ पर है
वो बात हो रहा है कि यदि माँ मुझे नहीं लेकर के जाएगी तो मैं किसी दिन अपने गले में घड़ा बांध करके पोखरे में डूब मरूंगी। ठीक है, तो ये व्याकुलता का बात है यहाँ पर, याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब आगे देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ श्रोता कौन है। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, यहाँ पर श्रोता कौन है, तो श्रोता जो है वो हरगोविंद है। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे जो दिया हुआ है 25 नंबर का प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे जितने सारे प्रश्न हैं ना ये इंपॉर्टेंट ही है, तो आप लोग अच्छे से एकदम देख लीजिए इसको। यहाँ पर दिया हुआ है कि यह दीप जो है अकेला है। यह दीप क्या है, तो अकेला है। तो कविता में जो दीप शब्द दिया हुआ है तो किसका प्रतीक है। दीप शब्द जो है वो किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा व्यक्ति का प्रतीक है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए कि कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम याद रखिएगा। 1 नंबर यहाँ से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है, तो याद रखना है सूखी अश्वों को। ठीक, मतलब दुखी अश्वों को याद रखना है, दुखी अश्वों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए जो 27 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि 4 हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है। 4 हाथ लघु कथा जो है वो किसके शोषण को उजागर करती है, तो आप लोग याद रखिएगा मजदूरों की। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न है कि दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है या फिर किस शहर में घटी है, तो इसका राइट जो आंसर है ना वो हरिद्वार होगा। ठीक है, क्या होगा, हरिद्वार होगा। अब यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए और ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है, तो याद रखना है सूरदास का झोपड़ी आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोगों को लिए मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से जवाब दे देंगे कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ जो है वो किस उपन्यास का है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर रंगभूमि होगा। ठीक है, और देखिए जो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का यानी कि 30वां नंबर का जो प्रश्न है कि लेखक के खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा जाता है। लेखक के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर शब्द क्या दिया हुआ है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा गया है या फिर किसे किसे कहा है, आप लोग याद रखिएगा। खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है लेखक ने, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा जीवन मूल्यों को ताक पर रख करके विकास की जो है ना वो अंधी दौड़ में शामिल होने को, मतलब जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और ये था आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला जो है प्रश्न उसका वीडियो मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और आप लोग हर वीडियो को बहुत ही आसानी तरीके से देख पाएँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।